नाउ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के बाद वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट और आई शुड से वेरियस टाइप्स ऑफ levels of government start coming. First is the union. अब यहां से जो पार्ट है इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, बट अगर इन जनरल देखा जाए तो इट इज आर्टिकल 152 टू 151। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक इसका चैप्टर 1 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है भाई? हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, but union executive also consists of council of ministers headed by prime minister. It also consists of VP, vice president. It also consists of attorney general. अब इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 53। क्या कहता है ये? Who will be the head of the union executive? President. So the constitution mentions this and says that the president will, अगर एक statement ऐसा दे, the president is the head of the union executive and shall govern directly. True or false? False, sir. हाँ। और लोग कोई और ट्रैप में फंसी है? कुछ और लोग? Yes, anybody saying false? विकास आर्टिकल 53 पढ़ी। The executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. फिर if the statement is the executive power of the union shall be vested in the president who shall exercise it directly, false or correct? Correct, true. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कही हुई बात है, बट बिकॉज वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो आगे उन्होंने लिख दिया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्टेटमेंट में कहीं हम ये तो नहीं डिनाई कर रहे ना कि प्रेसिडेंट विल एक्ट बाय डिस्क्रिशन। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं जितना संविधान में लिखा है, दैट द प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज पावर्स डायरेक्टली। यस सर। अब पीछे की क्या बात है इसमें कि ये कौन कह रहा है उनको एक्सरसाइज करने के लिए? यस, ये प्रेसिडेंट को शक्ति कहां से मिल रही? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सो ही कैन एक्सरसाइज द पावर, बट ही इज एडवाइज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर। पावर वो एक्सरसाइज करेंगे लेकिन अपने मन से नहीं कर सकते। पावर है उनके पास, सारी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कहा जाता है दैट ही इज अ रबर स्टैम्प। कहना नहीं चाहिए, मतलब दिस इज अ रॉन्ग, आई एम जस्ट मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, आई मीन अ पॉलिटिकल रिमार्क फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि वो एक मोहर के बराबर है। भाई गरिमा है पोस्ट की, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट डज नॉट हैव डिस्क्रिशन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो पावर एक्सरसाइज करेंगे। अब एक और स्टेटमेंट आपको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू। चलिए आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense force of the union shall be vested in the president and the exercise। बस यही छोड़ दीजिए। अब ये बताइए, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो 26 जनवरी को जब राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं वहां पे, तो सल्यूट कौन लेता है फोर्सेस की? द फोर्सेस सल्यूट हुम? प्रेसिडेंट।
President. President takes the salute of the forces. So president is the supreme commander. He can declare war, declare peace. ठीक है, चलिए वापस आ जाइए. एक और Sir? कैबिनेट, कैबिनेट क्या? वो कैबिनेट कैबिनेट, होती थी, वो भी यूनियन. कैबिनेट, हाँ कैबिनेट जो है वो एक it is the body which exercises the powers of the council of minister. ओके सर. कैबिनेट वो है जो एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सरसाइज करता है. तो जनरली अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन ये भी कहना सही होगा दैट द प्रेसिडेंट एक्ट्स बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ओके सर. कैबिनेट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. और कोई डाउट बोलिए. सर? हाँ बोलिए. सर ये जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, हाँ ऑफिसर्स, सर ये गैजेटेड में नहीं आते ना? पढ़ा था सर कहीं पे. क्यों नहीं आते यार? सर पढ़ा था गैजेटेड सर और कहीं पे नॉन कि गैजेटेड तो वो क्लास ऑफ द ऑफिसर्स होगा ना, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल और ये सब उसमें गैजेटेड पोस्ट आ जाते हैं. सर मैंने पढ़ा था कि जो जैसे यही ऑफिसर्स हो गए सर, लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल, ये गैजेटेड इसलिए नहीं होते कि लाइक जो डिफेंस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता. पता नहीं सर, कुछ ऐसा एक आर्टिकल था सर, तो गैजेटेड नहीं बोलते हैं उनको. यार नो सर, डिफेंस, लेफ्टिनेंट से गजेटेड होते हैं सर. हाँ 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 डेफिनेटली. हाँ दूसरी सर वो बात तो ये है, हाँ. दूसरी बात ये है कि ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है कि डिफेंस फोर्सेस होम मिनिस्टर के अंदर नहीं आती. अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को ले ले, आर्मी नेवी और एयरफोर्स को छोड़ दें, तो बाकी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो डिफेंस होम मिनिस्ट्री के अंदर है. सिर्फ आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स जो है वो तो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर है ना. ये सर उन्हीं लेकिन आपका पर्टिकुलर 3 की बात कर रहा हूँ सर. नहीं, बट क्यों मतलब डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं, आप उनको क्यों होम मिनिस्टर से अलग मान रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली बोथ ऑफ देम आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यस सर. सर फिर से सर करूंगा और पढ़ूंगा इसके बारे में. करिएगा एक बार, मैं भी देखता हूँ, ऐसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ. ठीक है सर. Now with respect to the president of India, other important articles, article 60 mentions the oath of the president. और राष्ट्रपति के ओथ में खास बात क्या है? He swears to protect and defend the, protect, preserve and defend the Constitution of India. Does any other constitutional dignitary take this oath? नो सर. यस सर, गवर्नर. गवर्नर. गवर्नर के अलावा कोई और? सर सीजीआई. नहीं, सीजीआई का ये ओथ नहीं. वो तो अपने, उनका ओथ ऐसा है कि अपनी नॉलेज को टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज ऐसे ऐसे करके, जो सीएजी का ओथ है. ओके सर. अरे एक तो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गया. वीपी. जो भी कोई, हाँ जो भी कोई प्रेसिडेंट का के जगह पे प्रेसिडेंट रहेगा, दे विल आल्सो हैव टू टेक ओथ. ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है ना. यस सर. यस. तो प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट का ओथ मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? यस. while the vice president's oath is mentioned, but vice president के oath में ऐसा नहीं लिखा हुआ है that protect, defend or whatever of the protect, defend the, protect, preserve and defend the Constitution of India. ऐसा क्यों? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी यही ओथ लेते तो जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो उनको अलग से ओथ लेने की जरूरत पड़ती? नहीं सर. नो. नहीं पड़ती. सो आपसे आप याद रखिएगा कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड 3 लोगों के पास है, एक्टिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. चलिए और आ जाइए. वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर्टिकल 72. व्हाट इज आर्टिकल 72?
pardoning powers of president. हाँ, पावर टू ग्रांट पार्डन्स। अब इसमें कई सारे हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट एक्सेट्रा, बट आज सिर्फ पार्डन की बात करते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था, न्यूज में था, बिडेन ने जो है अपने बेटे को पार्डन कर दिया। पार्डन का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, माफ मतलब For पूरा माफ, forgive. आधा माफ, थोड़ा माफ। पूरा पूरा। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पनिशमेंट, दूसरा होता है उसका सेंटेंस। पनिशमेंट मतलब जैसे आजीवन कारावास और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दिस इज अ पनिशमेंट। एक होता है सेंटेंस, फॉर एग्जांपल प्रिजन, सॉरी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है एक सेंटेंस हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसका पनिशमेंट का एक फॉर्म हो जाएगा रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पनिशमेंट हो सकता है आपका इम्प्रिजनमेंट है, सेंटेंस हो सकता है आपका 2 years, 7 years, 10 years। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, और एक आपका फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो गया। पार्डन में सब माफ हो जाता है, यू आर एक्विटेड। इन पार्डन यू आर फ्री नाउ, टोटली फ्री, प्रेसिडेंट कैन पार्डन। दिस इज, अगर एक मैं सेंटेंस बोलूं, इज पार्डन द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? यस सर। No, sir. It is an executive power. Is pardoning a quasi judicial power? क्वाजाई जुडिशियल ठीक है, जुडिशरी जैसा काम कर रहे हैं कि किसी की सजा को माफ कर रहे हैं, बट वाई प्रेसिडेंट कैन नॉट हैव जुडिशियल पावर? इट वुड वायलेट विच प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Article 50, the separation of powers. हाँ, आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ पावर। सो प्रेसिडेंट कैन नॉट हैव जुडिशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट हैव जुडिशियल पावर्स। दैट इज वाई it is an executive power of the president, it is independent of the judiciary। ऐसा भी नहीं है कि जुडिशरी तय करेगा कि प्रेसिडेंट को किसको पार्डन देना है, किसको नहीं देना है। ओके, सो प्रेसिडेंट के हमने सारे पावर्स देख लिए। अब बाकी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका मेंशन है फ्रॉम 73 to 78। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 74 and 75 इन डिटेल। कौन होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो 74 में है। इनका अपॉइंटमेंट, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, as per the provisions of the constitution, prime minister stays till pleasure of president, as per the कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। जिस दिन, जब तक प्रेसिडेंट का मन करेगा तभी तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, जिस दिन उनका मन करे उसको हटा देंगे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर स्टेज टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ट्रू और फॉल्स? False, sir. ट्रू सर। ट्रू। जो फॉल्स कह रहे हैं वो फॉल्स क्यों कह रहे हैं, और जो ट्रू कह रहे हैं वो ट्रू क्यों कह रहे हैं? टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर तब तक नहीं हट सकते टिल ही एंजॉयज द Majority. कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। हाँ, मेजोरिटी जैसा कोई शब्द नहीं होता, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। बट कॉन्स्टिट्यूशनली क्या लिखा है वो देखिए, पढ़िए। The minister shall hold office during the pleasure of the president. तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है, बट दिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट अपॉन क्लॉज 3, वेदर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी ट्रैप्स हैं जो यूपीएससी सेट कर सकता है आपको, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और स्टेटमेंट लिखा हो, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आप तुरंत उसको गलत मार्क कर देंगे। यस, सर ये टेक्निकली सर कैसे हुआ करेक्ट सर, सेकंड वाला? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है।
सर ये तो बन नहीं रहा कुछ। हाँ, इस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है, इट इज अ टेक्निकल टर्म, कि इनका रिमूवल के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड मेंशन नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड मेंशन नहीं है। जब भी किसी बॉडी को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन हो या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन मेंशन हो, तो वो इट इज नो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो क्या प्रोसेस होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना है तो क्या प्रोसेस होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है। तो ओके जब सर। भी अगर, मतलब एक बेसिकली इसका मतलब ये है, दे हैव नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्या मोदी जी ये कह सकते हैं कि भाई मैं चुन के आ गया तो 5 साल रहूंगा, ऐसा कह सकते हैं? नो कहते सर। तो हैं सर, वैसे कहना नहीं चाहिए। That is a political statement. As long as he enjoys the confidence of Lok Sabha, he will remain 5 साल। इमरजेंसी लगा के एक एक साल और भी बढ़ा सकते हैं। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल से, आई विल स्टे इन ऑफिस unless removed as per the provisions of the constitution. Chief Justice does not stay in office till the pleasure of the president. Chief Justice can be only removed by the provisions mentioned in the constitution. क्या मतलब है उसका, ये भी देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जितना बड़ा आपने डाउट पूछा है ना, बुखार आ जाएगा समझाते समझाते। अब ये समझ लीजिए कि भाई रिमूवल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में से किसको कहते हैं। एक बार जरा पढ़िए क्लॉज 4। A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than 2/3 of the बस बस members. सांस लेके बहुत लंबा है, चढ़ जाएगी सांस। मतलब स्पेशल मतलब मेजोरिटी। कहने का मतलब ये है कि देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ग्राउंड। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि प्रोसेस कैसे है, दोनों हाउसेज में इंडिविजुअली पास होगा बाई 2/3 ऑफ द, बाई टोटल मेंबरशिप ऑफ नॉट लेस देन 2/3 + 1। यानी प्रेसिडेंट का प्लेजर है क्या यहाँ पे? नो, इट इज, हाँ, इट इज ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेथड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई मेथड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए ऋतुराज, इट इज मेंशन्ड मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्चुअली में इस सेंटेंस का मतलब होता है ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कल को मोदी जी चाहे कि नहीं, नितिन गडकरी जी वाला तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कोई ऐसा मिनिस्टर बताइए जो परफॉर्म नहीं कर रहा। निर्मला सीतारमण सर। सर फाइनेंस मिनिस्टर। अरे यार, आई विल नॉट से। जेपी नड्डा। अरे सर जेपी सही नड्डा, है। जेपी नड्डा जी मिनिस्टर है क्या? हेल्थ चलिए मान मिनिस्टर लीजिए है। सब, हेल्थ में तो आई थिंक यार अगेन एजुकेशन आई, मिनिस्टर सर। ठीक, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, आप लोग बंद करा दीजिएगा इंस्टीट्यूट। सो लेट अस टेक सम फिक्शियस मिनिस्टर। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मोदी जी का जो विजन है, इफ दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, सो अब वो मिनिस्टर बोले कि मैं नहीं हटूंगा मंत्रालय से, मैं तो इसी का मिनिस्टर हूं जी भाई, मुझे राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई है, आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट को बोलेंगे इसको हटा दीजिए। प्रेसिडेंट विल रिमूव इट द नेक्स्ट डे, एक ऑर्डर पास होगा, यू आर रिमूव फ्रॉम मिनिस्टर सो एंड सो। तो इट इज एक्चुअली प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को कभी भी चाहे तो हटवा सकते हैं राष्ट्रपति को एडवाइस देके। वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं लगता है, वहां प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लगता है। और किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है, इसमें भी कौन एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर को? भाई जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे और नितिन गडकरी विल बिकम दी मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट।
Who will advise the president? Prime Minister, sir. Prime Minister. As per the provisions of Constitution? As per provisions of Article 74 or 75? 74. Yes. 74 is just talking about general things about the ministers. Aid and advice देंगे, इससे ज्यादा नहीं. उनका appointment, removal, etc. is talked in 75. So, शैव्या आपने क्योंकि गलत बताया, पढ़िए 75 clause 1. The Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. अब ये बताइए, पहला स्टेटमेंट लिखा है प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये क्या किसी को बना देंगे क्या? No, sir. नो. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन्हीं को बना सकते हैं. ये प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशन. बट कुछ एक समय है जहां पर प्रेसिडेंट को सिचुएशनल डिस्क्रिशन मिलता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाए. गॉड फॉरबिड. But if suppose the prime minister dies suddenly, then उस समय क्योंकि इंटररेगनम नहीं होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति उस समय के लिए. अगेन द पार्टी विल चूज इट्स लीडर, तो प्रेसिडेंट को उन्हीं को बनाना पड़ेगा. जैसे कि जब इंदिरा गांधी जी में तो राजीव गांधी आ गए थे. जब लाल बहादुर शास्त्री जी की का स्वर्गवास हुआ था, when लाल बहादुर शास्त्री died, तो उस समय आई थिंक गुलजारी लाल नंदा was made the prime minister. So he was the interim prime minister that time. ऐसे टर्म्स है, हम पढ़ेंगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ये सब सीखेंगे जब पीएम पढ़ेंगे तो. लेकिन उस समय जब प्रधानमंत्री बनाना था राष्ट्रपति को, तो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो था नहीं. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हटते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गायब हो जाता है. एज सून एज प्राइम मिनिस्टर डाइज और प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड. पीएम है तो सीओएम है. जैसे ये हटे ये लोग हट जाते हैं. बट सीओएम में से कोई हटता है तो उससे पीएम से कोई दिक्कत नहीं. बट पीएम के हटते ही सीओएम गायब हो जाता है. तो सीओएम था नहीं इनको एडवाइस देने के लिए, तो इन्होंने उस समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को आई थिंक 2 बार बनाया ना. एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के होने पे और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी के. उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी उसी समय. जब इंदिरा गांधी जी का वो हुआ तो राजीव गांधी जी को बना दिया इन्होंने. नॉट फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स दैट सीनियर मोस्ट लीडर को जनरली बनाते हैं प्रेसिडेंट. जो भी उस पार्टी का सबसे सीनियर मोस्ट नेता होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं. ये प्रेसिडेंट्स उन्होंने पहले फॉलो किया था. राजीव गांधी के केस में फॉलो नहीं किया क्योंकि पता था कि ये लोग उन्हीं को चुनेंगे, तो इसलिए उनको डायरेक्टली बना दिया. ऑल्दो ही शुड हैव फॉलोड दैट प्रेसिडेंट्स. तो ये हमारा भाई खत्म हो गया एग्जीक्यूटिव चैप्टर 1. चैप्टर 2 पे आ जाइए. ये बताइए, ज्यादा तेज तो नहीं हो रही क्लास? ज्यादा समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर, समझ आ रहा है. यस ऋतुराज, सॉरी प्रज्ञान. नहीं सर, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है. अमिता. नो सर. ओके चलिए चैप्टर 2. एग्जीक्यूटिव के बाद यूनियन लेजिस्लेचर आ जाएगा. अब क्योंकि ये खत्म हुआ था 53 से 78 तक, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है 53 से 78 तक रहता है, तो ये 79 से चालू होगा और 123 तक जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 79 एंड 123 बोथ. 79 कहता है कि भारत का पार्लियामेंट किसको कहते हैं. तो आप लोग बताइए, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यस, लोकसभा, राज्यसभा. And लोकसभा, राज्यसभा. प्रेसिडेंट. हाँ, क्यों प्रेसिडेंट को भारत के पार्लियामेंट का हिस्सा माना गया कॉन्स्टिट्यूशनली? इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रेसिडेंट फर्स्ट एंड देन द 2 हाउसेस.
So because he or she summons and adjourns the No, party. no, 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 no. सर एग्जीक्यूटिव हेड है। Assent on the bill. No bill. Yes, correct. No bill shall become an act unless it receives the. तो आप जितना भी कर लें, आपका काम क्या है? लॉ बनाना है ना। आपने बिल पास कर दिया, ये बिल एक्ट कब बनेगा? जब महामहिम का सिग्नेचर होगा। सो लेट अस सी आर्टिकल 79 कि क्या ऐसा लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पढ़िए, ये बताइए, ज्यादा तेज तो नहीं हो रही क्लास? ज्यादा समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर, समझ आ रहा है। यस ऋतुराज, सॉरी प्रज्ञान। नहीं सर, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अमिता। No, sir. ओके, चलिए चैप्टर 2। एग्जीक्यूटिव के बाद यूनियन लेजिस्लेचर आ जाएगा। अब क्योंकि ये खत्म हुआ था 53 से 78 तक, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है 53 से 78 तक रहता है, तो ये 79 से चालू होगा और 123 तक जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 79 एंड 123 बोथ। 79 कहता है कि भारत का पार्लियामेंट किसको कहते हैं। तो आप लोग बताइए, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यस, लोकसभा राज्यसभा। And लोकसभा राज्यसभा। प्रेसिडेंट। हाँ, क्यों प्रेसिडेंट को भारत के पार्लियामेंट का हिस्सा माना गया कॉन्स्टिट्यूशनली? इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द प्रेसिडेंट फर्स्ट एंड देन द टू हाउसेस। So because he or she summons and adjourns the नो party. नो 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 नो। सर एग्जीक्यूटिव हेड है। Assent on the bill. No bill. यस करेक्ट। नो बिल शैल बिकम एन एक्ट अनलेस इट रिसीव्स दी। तो आप जितना भी कर लें, आपका काम क्या है? लॉ बनाना है ना। आपने बिल पास कर दिया, ये बिल एक्ट कब बनेगा? जब महामहिम का सिग्नेचर होगा। सो लेट अस सी आर्टिकल 79 कि क्या ऐसा लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पढ़िए मधुर, 79 पढ़ो यार। There shall be a parliament for the union which shall consist of the president and two houses to be known respectively as the council of states and the house of the people. और बाद में ये काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल का एक्सप्लेनेशन में और भी नाम बता दिया गया कि भाई काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहेंगे और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहेंगे। शुरू में ऐसा नहीं था, बाद में इनके नाम आए। ठीक है, तो इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट को एक जगह लिख दिया कि इसको राज्यसभा बोलिए और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोलिए। बट प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। चलिए वापिस आ जाइए। तो अब हमको ये पता चल गया कि पार्लियामेंट में कौन कौन है, और ये भी पता चल गया कि प्रेसिडेंट क्यों है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेकिन उनको लेजिस्लेचर में भी बिठा दिया गया है। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू से दैट देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर between executive and legislature. There is no watertight separation. अब आर्टिकल 123 पे आ जाइए, दूसरा हाफ जो है, यहां पर भी प्रेसिडेंट का लेना देना है। प्रेसिडेंट सिर्फ पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं है, जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? यस, खुद ही पार्लियामेंट बन सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंस और अ टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ मतलब कैन प्रेसिडेंट मेक लॉज ऑन एनी लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट? Yes, sir.
एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, इसके अलावा वो सारे काम कर सकते हैं जो पार्लियामेंट कर सकता है इन द फील्ड ऑफ लॉ मेकिंग पावर। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट? हर चीज का एक बहुत टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है। Why cannot the president amend the constitution by an ordinance? Because constitutional amendment bills can be only passed by both the houses sitting separately. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने का अपना तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और उसमें लिखा है कि ये तभी पास होगा जब दोनों हाउसेस सिटिंग सेपरेटली इसको पास करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में एक रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि दोनों हाउसेस अलग अलग बैठ के इसको पास करेंगी तभी ये पास हो सकता है, वरना ये पास नहीं होगा। दैट इज वाई प्रेसिडेंट कैन नॉट amend the constitution using an ordinance. Okay, so ordinance making is the law making power of the president. कब ये exercise करेंगे law making power? When parliament is dissolved. Sir, Either of सर the इससे houses पहले not वाले in क्वेश्चन में मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए। इससे पहले सर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेटिव नहीं है, ऐसा कह सकते अरे हैं? यार अभी तो दिया है यहाँ पे कि कौन कौन है यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट है। आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 79 तो चीख चीख के कह रहा है ना, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। ओके हाँ तो प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है। Yes, president will pass an ordinance only when parliament is not in session. या तो एक लोकसभा सेशन में ना हो या राज्यसभा सेशन में ना हो या दोनों ही सेशन में ना हो। अगर सेशन में नहीं होंगे तो बिल पास करने के लिए दोनों की जरूरत है कि नहीं? यस, क्या कोई एक अकेला हाउस बिल पास कर सकता है? एनी बिल? सर नहीं कर सकता। तो जब इनमें से या तो दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या कोई एक भी हाउस सेशन में ना हो, तो प्रेसिडेंट को अगर कोई ऐसी अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन आए, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन इज ऑफ अर्जेंट नेचर, ही कैन एक्सरसाइज हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब 79 से 123 के बीच में कुछ एक और आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है। सो between these other important articles, 102. What is 102? Disqualification of membership. How can a member of parliament be disqualified? And very important disqualification provision mentioned in a schedule is Schedule 10. क्या है वो? defection. Yes, एंटी डिफेक्शन लॉ और डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। पलटू राम आप बन गए, एक पार्टी से आप सांसद बने थे, किसी और पार्टी में आपने वोट कर दिया या दूसरी पार्टी आपने ज्वाइन कर दी, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। आपकी लोकसभा या राज्यसभा की सांसदता चली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन इज 105. दिस इज व्हाट, क्योंकि अभी ये न्यूज में भी था, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। जैसे अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वो संसद के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि भूकंप आ जाएगा, ये हो जाएगा,
Why outside the parliament he does not say so many things in so many words? एक बार उन्होंने कहा मोदी चोर हैं और he was almost disqualified, मतलब डिस्क्वालीफाई कर ही दिया था लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, वो तो ऊपर के कोर्ट्स ने उसको अपहेल्ड नहीं किया. Because whatever he says inside the parliament is protected as his freedom of speech and expression. यानी संसद में कुछ भी चाहे पार्लियामेंटेरियंस बोल सकते हैं. No, sir. हाँ, मतलब ठीक है. Let me rephrase it in the form which is given in the constitution. Yes, obviously unparliamentary चीजें नहीं बोल सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते. They cannot use unparliamentary words. But other than that, या किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते बिना तथ्य के. बट जिन्होंने कहा नो सर, आप जरा ये पढ़िए क्लॉज 1. Subject to the provisions of this constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament. Yes, so there shall be freedom of speech in parliament subject to rules, standing and constitution. तो रूल्स में लिखा है कि अगर आप किसी पे कोई एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको उसके दैट पर्सन कैन आस्क यू टू बैक थ्रू फैक्ट. वो कह देंगे कि आप इसका एविडेंस प्रस्तुत कीजिए. एंड हु विल पेनलाइज, विल कोर्ट्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस? क्या कोर्ट में कोई केस होगा आपके खिलाफ? Sir, I think Speaker of Lok Sabha. No member shall be liable to any proceeding in any court for anything said in the house or any vote given. क्यों? ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? पार्लियामेंट में जो कुछ भी होता है कोर्ट उसका कुछ नहीं कर सकती. क्यों? सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर. आर्टिकल 122 पढ़िए. इसने बोला सेपरेशन ऑफ पावर. आर्टिकल 122 पढ़िए. अरे मन में नहीं पढ़ना है. कोर्ट्स सर दिखाई नहीं दे रहा. कोर्ट्स अरे not to आप inquire भी into लैपटॉप से कर रहे हैं proceeding. क्या? Yes, sir. Proceeding of the parliament. The validity of any proceedings in parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. कोर्ट में उसको नहीं बुलाया जाएगा. उसका कोर्ट और उसका जज वहीं पे बैठा हुआ है जिसका नाम है प्रिसाइडिंग ऑफिसर. लोकसभा में कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इन हिज एब्सेंस. और राज्यसभा में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन. तो कोर्ट्स जो है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में दखल नहीं दे सकती. पार्लियामेंट भी जो है जजेस के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता. बोथ ऑफ देम आर सेपरेशन ऑफ पावर. आर्टिकल 121 में ये लिखा है नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्डक्ट ऑफ एनी जज, अनलेस उस पे आपने एक मोशन लेके आए हैं उनके हटाने के लिए या डिस्कशन के लिए. उस मोशन को सब्सटेंटिव मोशन कहा जाता है. वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन. उसमें एक मोशन होता है सब्सटेंटिव मोशन. वो जब तक नहीं लाया जाए तब तक किसी जज के कॉन्डक्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता. कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर उठ के किसी जज के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी या किसी तरह की स्टेटमेंट कमेंट नहीं दे सकते. ओके, दैट विल बी वायलेशन ऑफ 120. तो ये हमारा हो गया पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. आप चैप्टर 3 पे आ जाइए. सर हाँ. सर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो भी आपने पढ़ाया सर, हाँ. इनके कॉन्टेक्स्ट में, तो सर ये डिफेमेशन सॉवरेनिटी जो हमने लिखा था सर, जो हमारे हाँ. लिए होता है, तो हाँ, इन तो पे लिखा सर है नहीं ना चलता? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन.
तो वो सब्जेक्ट तो होगा ही, आप डिफेम नहीं कर सकते। तभी तो मैंने एग्जांपल बोला, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि मोदी जी ने जो है अडानी से पैसा खाया, तो मोदी जी क्या बोलेंगे कि प्रूफ दो यहाँ पे हाउस के पटल पे। मोदी जी कोर्ट में केस नहीं करेंगे। सर वो वहीं ठीक पे है, ही होगा फिर सॉर्ट। हाँ, उसका उसका फैसला जो है स्पीकर करेंगे लोकसभा के। और अगर आपने जो है कोई अगर मिसलीड किया तो इट विल बी कंसिडर्ड अ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, आपको स्पीकर जेल भी भेज सकते हैं अगर चाहें तो। मेंशन अंडर दिस ओनली, if you are misleading the house or if you have presented some wrong fact etc, it will be considered a breach of parliamentary privilege. चैप्टर 3 पे आ जाइए। चैप्टर 3 पे सिर्फ एक ही चीज है इसमें, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में एक ही आर्टिकल आता है, दैट इज 123। यहाँ पे मुझे 122 तक ही लिखना चाहिए था। यूनियन लेजिस्लेचर इज स्टिल 122 ओनली। Legislative powers of the president or ordinance making power is article 123. We have already discussed this. Chapter 4, union judiciary. यूनियन जुडिशरी स्टार्ट्स ऑब्वियसली 123 के बाद 124 से, और कहां तक जाएगा? सीएजी से पहले। सीएजी का आर्टिकल 148 है, तो ये कहां तक जाएगा? 147 तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 124, ये जज के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जज के रिमूवल की बात करते हैं, बोथ फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नॉट इन दिस आर्टिकल ओनली, बट 124 में 90 और जोड़ दीजिए, कितना होगा? 214 में हाई कोर्ट के जज की बात होगी। लेकिन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है? ओथ टू सुप्रीम कोर्ट जज President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ टू हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट Governor. सर। यस, इसीलिए पूछा था ताकि फंस जाए आप लोग। गवर्नर, हाई कोर्ट के जज को गवर्नर ओथ दिलवाते हैं, ऑल्दो द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। दोनों काम प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनको ओथ दिलवाते हैं गवर्नर। गवर्नर को कौन ओथ दिलवाता है? चीफ President. जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अरे नहीं है, गवर्नर को ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है? Chief Justice of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, सीजीआई। तो 124 हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें 129। ये सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के सारे जो फैसले हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है कि इसके पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया। अगर आपने ट्रायल कोर्ट के जज के साथ भी बदतमीजी कर दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन स्टार्ट अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, because under article 129 supreme court has the power to punish for contempt of itself other as well as any other court in India. इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 131। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है 131 में क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर हियरिंग Disputes between center and state. डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल है और एक्सक्लूसिव भी है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है?
ओरिजिनल का मतलब जनरली सुप्रीम कोर्ट में आपको पहुंचने के लिए एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। बट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आप डायरेक्टली कहां पहुंच सकते हैं? यू कैन डायरेक्टली फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 में। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए even you can go directly to the high courts. So high court and supreme court has original jurisdiction with respect to protection of your fundamental right. So for your fundamental rights, supreme court and high court both have original jurisdiction. You can go directly without appeal either to supreme court or to high court. supreme court में जाएंगे आप आर्टिकल 32 के अंदर, हाई कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 226, the writ jurisdiction of high court. But exclusive का क्या मतलब है? Only Supreme Court has the power to hear cases of disputes between center and state, state versus state, और center and state versus states. इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है जो आजकल यूज होता है, जब सलमान खान जी को मान लीजिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है, या अर्नब गोस्वामी हैज टू अप्रोच डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, सो दे विल बी गोइंग अंडर आर्टिकल 136। इसको कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। एक बात आप सभी लोगों को पता चल गई कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना बहुत मुश्किल है। एक ही सुविधा है आपके पास सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने के लिए, दैट इज आर्टिकल, as a citizen the only way to go to supreme court directly is which article? 32। but मान लीजिए 32 में आपकी बात नहीं बन रही है, if your fundamental right is not violated, there is some other issue, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फिर डायरेक्टली जाना चाहते हैं without way of appeal, you go under article 136, that is special leave petition. But while article 32 is a duty of supreme court, 136 is a discretion of supreme court. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपका पिटिशन लेगा, नहीं चाहे तो नहीं लेगा। अब मुझे ये बताइए, डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दैट ऑल द judgments of the Supreme Court are binding on all the courts in India? Yes, sir. Let us see. There are two very important articles, 139 and 141. यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बाकी के लोअर कोर्ट्स उसको एक तरह से लॉ के फॉर्म में यूज करते हैं। वॉट एवर द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो उसमें जब छोटे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, इवन इन द सुप्रीम कोर्ट, you can quote the Supreme Court's case as a law. किसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट्स को बदलने का? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। So Okay. Supreme Court की I mean larger Higher bench. bench. Yes, we will discuss 137 stare decisis. एक बार 141 पढ़िए मधुर। This is 141. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Yes. So whatever Supreme Court judges becomes the, all the courts below it have to abide by that law, plus it becomes a precedent. Not president of India, president. मतलब वो लकीर हो जाती है जिसको कि आप बार बार प्रस्तुत कर सकते हैं, यू कैन प्रेजेंट। बट सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज इट्स ओन डिसीजंस, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू जजमेंट्स और ऑर्डर्स मेड बाय इट। ऑब्वियसली इट विल बी डन बाय अ हायर बेंच, हायर नंबर ऑफ जजेस। मान लीजिए 2 जजेस के बेंच ने कुछ डिसाइड किया है तो इट कैन बी रिव्यूड, एंड जनरली वैसे सुप्रीम कोर्ट
ऑड नंबर जजेस के बेंच में बैठती है, बट if two judges have decided a case, it can be reviewed and changed by a bench of 3 judges. अगर मान लीजिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट बेंच ने कोई फैसला सुना दिया और अगर इसको रिव्यू करना है तो 7, 9, 11, 13 इनमें से कोई एक इतने लोगों के जजेस बैठेंगे टू रिव्यू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट केस. यानी सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. इसको कहते हैं स्टेयर डेसियस. स्पेलिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आर्टिकल 142, जिसको कि भारत के अटॉर्नी जनरल ने बोला दैट इट शुड डाई एट इट्स बर्थ. बोला उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए, बट अप्लाइज इक्वली टू 142. 142 में सुप्रीम कोर्ट हैज इट, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर्स का रिजर्वायर. सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर पास कर सकता है, कोई जजमेंट दे सकता है फॉर कंप्लीट जस्टिस. सो जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सेपरेशन ऑफ पावर तोड़ने के केसेस होते हैं, वेयर सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग वर्क ऑफ द जुडिशरी, सॉरी लेजिस्लेचर, ऑल ऑफ देम आर डन अंडर. जैसे आपसे पूछा जाए कैन सुप्रीम कोर्ट पास अ लॉ, ट्रू और फॉल्स? Can Supreme False. Court pass a law? False, because it is the work of legislature. But under which article Supreme Court has the power to even pass laws, or Supreme Court can pass guidelines? Article 142. Supreme Court can issue guidelines. जैसे विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने 142 यूज करके पास किया था. Okay. So this completes our articles with respect to judiciary. Now chapter 5, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है. ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज. सर बोलिए. आर्टिकल 142 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन पास करता है तो क्या वो लॉ बन जाता है या फिर उस पर हाँ, लेजिस्लेचर को वो लॉ बन जाता है. पार्लियामेंट कैन ऑलवेज पास अ लॉ अगेंस्ट इट. पार्लियामेंट बाद में चाहे तो एक ऐसा लॉ पास कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो, बिकॉज अल्टीमेटली पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन इट्स लॉ मेकिंग पावर. लेकिन जब तक पार्लियामेंट लॉ पास नहीं करता है उसके पास लॉ का वो है सैंक्टिटी. नाउ चैप्टर 5 is the comptroller and ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. हालांकि सच्चाई की बात की जाए तो ये कंट्रोलर नहीं है, सिर्फ ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है. कंट्रोलर की पावर इंदिरा गांधी जी ने इनसे छीन ली है. कंट्रोलर का पावर क्या होता है? बेसिकली all of you know that money can be withdrawn from consolidated fund of India only by consolidated fund of India से पैसा कब निकल सकता है? Authority of law. एक्सेप्ट बिना लॉ पास किए और बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ ओनली. लेकिन इसमें एक और चेक था जो कि यूके में है. यूके में एक पोस्ट है इनसे रिलेटेड, उसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर. तो इन व्यक्ति की परमिशन चाहिए होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए. इसको कहते हैं कंट्रोलर.
he controls the withdrawal of money from the public purse or his prior permission is required to withdraw money from the public purse. भारत में इनसे नहीं पूछा जाता है, हम पैसा निकालते हैं by passing a law. लेकिन इनके साथ भी और इनके साथ भी एक बार जब पैसा निकल गया, once money is withdrawn, should there be accountability on how it is spent? Yes. Yes, sir. Yes, there should be accountability how that money is spent. तो इसके लिए ये ऑडिट का काम करते हैं. He does various audits, audit of finance account, audit of appropriation account, and audit of public undertaking. तो ये पता करेंगे कि भाई पैसा जो मिला था, has it been spent for the correct purpose? जिसने स्पेंड किया है वो सही व्यक्ति है कि नहीं? मिला था पैसा डीएम साहब को खर्च करने के लिए और खर्च कर दिया किसी और अधिकारी ने. That is also wrong. Why? Because right practices नहीं फॉलो होंगे तो there will be huge chances of corruption. तो ऑडिटिंग में ये चेक करेंगे लीगैलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, इवन विजडम ऑफ द एक्सपेंडिचर ये चेक कर सकते हैं कि जरूरत थी कि नहीं खर्च करने की. तो ये दो तरीके के ऑडिट करते हैं, लीगल ऑडिट और मैंडेटरी ऑडिट. और ही कैन ऑल्सो डू और ऑल्सो चेक विजडम ऑफ द एक्सपेंडिचर, बट ये डिस्क्रिशनरी होता है, इनका मन करे तो ही करेंगे. ये तो करना इनको कॉन्स्टिट्यूशनली इनकी ड्यूटी है. एंड इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151. एक और बात है जो यहीं पर आपको आई एम टेलिंग यू, सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का जो बंटवारा होना है उसको कहते हैं नेट प्रोसीड्स. जो टैक्स कलेक्ट हुआ है और उसमें टैक्स कलेक्ट करने में जो खर्च हुआ है उसको हटा दिया जाए, यानी ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कलेक्शन चार्जेस, उसको कहते हैं नेट प्रोसीड. ये कौन बताता है कि नेट प्रोसीड कितना है? यस, The Finance Commission. फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, Finance Commission, sir. फाइनेंस कमीशन, सॉरी. ठीक है, गुड ऑप्शन. फाइनेंस कमीशन इस नेट कमीशन के बंटवारे के प्रिंसिपल देगा. ना तो वो बंटवारा करेगा, ना तो वो नेट प्रोसीड बताएगा. वो सिर्फ वो प्रिंसिपल्स बता देगा जिसके आधार पर ये नेट प्रोसीड्स सेंटर और स्टेट के बीच में बांटी जाए, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन, और बिटवीन द स्टेट्स बांटी जाए, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. लेकिन ना वो बताएगा नेट प्रोसीड क्या है, ना वो बांटेगा. वो सिर्फ वो प्रिंसिपल्स देगा जिसके आधार पे ये बंटवारा होगा. नेट प्रोसीड्स, एनीबडी? CAG, sir. बताइए. CAG करेगा सर. ये जी करता है किस आर्टिकल में? किसने बोला था? मुस्कान, Yes, sir. पढ़िए यहाँ पे 279 का ये लास्ट लाइन पढ़िए. Okay, sir. Or attributable to any area be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor General of India, whose चलिए certificate shall be इतना final. पार्ट पढ़. नेट Sir, प्रोसीड्स इन रिलेशन टू एनी टैक्स और ड्यूटी शैल बी असर्टेन्ड बाय. ये दो पार्ट जोड़ के पढ़िए. okay, sir. Net proceeds means in relation to any tax or duty, the proceeds thereof reduced by the cost of collection attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor General of India, whose certificate shall be final. ओके, सो हु डिसाइड्स द नेट प्रोसीड्स? CAG, sir. ये जी 280 में इसका बंटवारा होता है बाय द फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है
on the principles of distribution, but it is decided by कि बंटवारे की रकम कितनी है, or the net proceeds that is decided by the President of India. Sorry, CAG. तो यूपीएससी पूछ देगी कि who determines net proceeds in the budget. So it is determined by CAG. यही इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है. क्या CAG का स्टेट्स के से रिलेटेड है कोई काम? प्रज्ञान? Audit of their हाँ, CAG जो है स्टेट्स का भी ऑडिट करते हैं. स्टेट के लिए कोई अपना CAG का कोई पोस्ट स्टेट में है क्या? no sir. No. CAG is doing audit for center also, and CAG is doing audit for states also. स्टेट का कोई अपना पोस्ट नहीं है. With respect to auditing, it is done by the Controller and Auditor General. So will this be a unitary feature or federal feature? Unitary. It is a unitary feature. Because CAG के अपॉइंटमेंट, CAG का रिमूवल कौन डिटरमाइन करता है? Union. Yes, appointed by president under warrant under hand and seal. प्रेसिडेंट चाहे जिसको CAG बना दे. ऑल्दो CAG की कुछ क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है CAG एक्ट में, लेकिन प्रेसिडेंट वारंट अंडर हैंड एंड सील अपना सिग्नेचर करके किसी को CAG बना दे, चाहे वो मुर्मू जी को बना दे, who is an retired IAS officer. Not Murmu, she is the Honorable President of India. There is Murmuru, Girish Chandra Murmuru, who was the previous CAG. However, removal process में CAG के आप देखेंगे कि CAG can be removed only in the manner as a Supreme Court judge. और वो इसलिए क्योंकि ये अगर मान लीजिए इनको ऑडिट का काम करना है, स्टेट के ऑडिट का हिसाब किताब कर रहे हैं, शुड ही कम अंडर देयर प्रेशर और इन्फ्लुएंस? They can, but no. दे कैन नहीं, दे शुड बी प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोटेक्शन के लिए कई सारे, या CAG के इंडिपेंडेंस के लिए कई सारे फीचर दिए हैं. एक फीचर है कि दे कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और मैनर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट प्लेजर ऑफ. यस, नॉट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. चलिए, कंट्रोलर हो गया,